जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश मंथन पर। दोस्तों, आज के साप्ताहिक प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक के प्रमुख करंट अफेयर्स की, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने दिन के अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब होगा ए, 100 दिन। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह ने स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पाइप से पानी पहुंचाने के लिए 100 दिनों का अभियान लॉन्च किया। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक हर घर में जल कनेक्शन प्रदान करना है। भारत में 81.67% घरों में नल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया गया था। यह योजना राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तरों पर कार्यान्वित की जा रही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत वर्तमान में किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा डी, रूस। भारत वर्तमान में रूस के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है। इन टैंकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। यह एक स्वचालित टैंक, डिस्ट्रॉयर और एक हल्का टैंक है। इन टैंकों को एक एयरक्राफ्ट से भी ले जाया जा सकता है, जिसमें कोई असुविधा नहीं होगी, जिसमें 3 ऑपरेटिंग सैनिक अंदर बैठ सकते हैं। इसका वजन 18 टन है और यह 71 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब होगा ए, भारत। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा तट के से दूर व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस परीक्षण में हाइब्रिड तकनीक को शामिल किया गया है, जो वर्तमान प्रणाली को अपग्रेड करने में मदद करती है और मारक क्षमता को भी बढ़ाती है। स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट टॉर्पीडो प्रणाली से देश की समुद्री रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करने में एक अहम कदम है। यह प्रक्षेपण एवं प्रदर्शन पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? तो इसका सही जवाब होगा सी, 2 बार। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है। जांच रिपोर्ट उनकी व्यक्तिगत फाइलों में रखी जाएगी, इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। फिटनेस टेस्ट आयु अनुकूल स्वास्थ्य मानकों के आधार पर तय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2020 को फिट इंडिया संवाद के दौरान इन मानकों का उल्लेख किया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा ए, गुजरात। गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिक पंचायत स्तर पर विभिन्न लोक कल्याण सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। डिजिटल सेवा सेतु को भारत नेट परियोजना के तहत शुरू किया गया है, जो फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की पहल है। गुजरात के गांव को डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा डी, रोजर पेनरोज, राइनहर्ड गेंजेल और आंद्रे गेज को इस वर्ष का भौतिकी पुरस्कार
नोबेल का भौतिकी पुरस्कार दिया गया है। इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज को दिया जाएगा। तीनों वैज्ञानिकों की खोज अंतरिक्ष में मौजूदा ब्लैक होल से जुड़ी हुई है। यूके में पैदा हुए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले रोजर पेनरोस ने पता लगाया है कि ब्लैक होल के निर्माण को सापेक्षता के सिद्धांत पर समझा जा सकता है। राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ऑब्जेक्ट यानी ब्लैक होल की खोज के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा ए, दिनेश कुमार खारा। केंद्र सरकार ने दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल 3 साल का होगा। उन्होंने रजनीश कुमार की जगह ली है। रजनीश कुमार ने हाल ही में अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया था। परंपरा के अनुसार एसबीआई के चेयरमैन की नियुक्ति बैंक में सेवारत प्रबंध निदेशकों के समूह से की जाती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, 8 अक्टूबर। देश में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस के मौके पर शानदार परेड और भव्य एयर शो का आयोजन होता है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को ही वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयर फोर्स कहा जाता था। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आज़ादी के बाद सर थॉमस एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा डी, एम राजेश्वर राव। भारतीय रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम राजेश्वर राव को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। राव आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर एनएस विश्वनाथन की जगह लेंगे। राजेश्वर राव 1984 में रिजर्व बैंक से जुड़े थे। तब से वह विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2016 में रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। वर्तमान में वह आरबीआई में आंतरिक ऋण प्रबंधन, वित्तीय बाजारों के संचालन, अंतर्राष्ट्रीय और सचिव विभागों के प्रभारी हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जे वेंकटरामू को कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा सी, 3 साल। केंद्र सरकार ने जे वेंकटरामू को 3 साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। वेंकटरामू के पास भुगतान, मोबाइल बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग उत्पादों जैसे बैंकिंग सेवाओं में 22 वर्षों का कार्य करने का अनुभव है और उन्होंने डिजिटल वित्तीय परियोजनाओं का प्रबंधन भी किया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब होगा डी, रूस। रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण बैरेंट सागर में किया गया है। इस मिसाइल ने ध्वनि की तुलना में 8 गुना ज़्यादा स्पीड से 450 किलोमीटर दूरी तय की और अपने नकली लक्ष्य को तबाह किया है। रूस ने यह परीक्षण ऐसे समय में किया है जब उसका अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो देशों के साथ तनाव चल रहा है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर रही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा डी, असम।
असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में आयोजित एक कार्यक्रम में क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि ऐप असम के किसानों के लिए देश भर में उनकी उपज का अधिकतम लाभ प्राप्त कराने के लिए कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु एक नया वाहन होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती करने के लिए मतदान किया है? तो इसका सही जवाब होगा सी 60%। यूरोपीय संघ की संसद ने 1990 के स्तरों की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन में 60% तक कमी लाने के लिए अपने जलवायु लक्ष्यों को अद्यतन करते हुए मतदान किया है। इससे पहले यूरोपीय संघ ने 2030 तक 40% उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा था। विश्व वन्यजीव कोष और अन्य गैर सरकारी संगठन 2030 तक उत्सर्जन में कम से कम 65% कमी पर जोर दे रहे थे। जर्मनी की अध्यक्षता के तहत यह मतदान किया गया। और आपको बता दें, चीन दुनिया में सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? तो इसका सही जवाब होगा सी 9.6%। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 9.6% गिरावट का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले के किसी भी समय की तुलना में काफ़ी खराब है। उसने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण कंपनियों व लोगों को आर्थिक झटके लगे हैं। इसके साथ ही महामारी के प्रसार को थामने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का भी प्रतिकूल असर पड़ा है। तो हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है इसके बाद, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया? तो इसका सही जवाब होगा ए रामविलास पासवान। केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता रामविलास पासवान का निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। रामविलास पासवान पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे और दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान लगातार 9 बार लोकसभा के सांसद बने हैं। 1977 के चुनाव में बिहार के हाजीपुर से उन्होंने रिकॉर्ड 5.5 लाख मतों से अधिक वोटों से चुनाव जीता था। उन्होंने वर्ष 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था और उसी साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने 29 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया था। इनके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वह पहली महिला है जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वायुसेना दिवस पर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने मिंटी अग्रवाल को पदक से सम्मानित किया। आपको बता दें, बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रक में अहम भूमिका निभाई थी। इनके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर हैं? तो इनका सही जवाब होगा बी मुकेश अंबानी। फोर्ब्स ने 2020 के टॉप 100 सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी कर दी है। पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नाम शामिल है। उनकी संपत्ति 88.7 अरब डॉलर है। फोर्ब्स ने की लिस्ट में 25.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर गौतम अडानी हैं। वहीं तीसरे नंबर पर शिव नाडर का नाम शामिल है, जिनकी संपत्ति 20.4 अरब डॉलर है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब होगा डी उत्तराखंड।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। यह योजना युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ हरित ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा देगी। यह योजना मुख्य रूप से प्रवासी कामगारों और युवाओं को लक्षित करती है जो लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न शहरों से अपनी नौकरी छोड़कर अपने घर को लौट आए थे। योजना में प्रत्येक लाभार्थी को 25 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र भी आवंटित किया जाना है। तो यह थी इनकी प्रमुख बातें और इस योजना की प्रमुख बातें। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को सम्मानित किया है। इस संस्था के द्वारा भूख की समस्या से निपटने हेतु किए गए उल्लेखनीय प्रयासों के तहत यह सम्मान दिया गया है। पिछले साल इथियोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद अली को यह सम्मान से नवाजा गया था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने साल 2019 में 88 देशों के करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता पहुंचाई थी जो गंभीर भूखमरी के शिकार थे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भूखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राज्य एजेंसी है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है? तो इसका सही जवाब होगा सी, गोवा। गोवा ने देश में पहले हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है। गोवा ने सफलतापूर्वक 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100% चालू घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया है। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत साल 2024 तक सभी गांवों को पाइपलाइन से पानी मुहैया कराना है। गोवा ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक 100% घरों को नल कनेक्शन मुहैया कराया है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य ग्रामीण समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है और रहन सहन की कठिनाइयों को दूर करना है। मुख्यतः वर्ष 2024 तक सभी घरों को नल कनेक्शन देना जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब होगा डी, दिल्ली। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब किसी भी प्रोजेक्ट में आने वाले पेड़ों में से 80% को ट्रांसप्लांट करना अनिवार्य होगा। प्रोजेक्ट में आने वाले पेड़ों में से 80% को ट्रांसप्लांट करने के साथ जितने पेड़ काटे जाएंगे उससे 10 गुना पौधे लगाने होंगे। दिल्ली सरकार ने ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए एजेंसियों का पैनल बनाएगी और संबंधित विभाग इनमें से किसी भी एजेंसी में काम करा सकेंगे। तो यह थी इस योजना की कुछ प्रमुख बातें। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब होगा सी, भारत। भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक लड़ाकू विमान सुखोई 30 से रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। यह मिसाइल हवा में भारतीय लड़ाकू विमान की मारक क्षमता को बढ़ाएगी और टेक्निकल कैपेबिलिटी को भी बढ़ाएगी। भारत में बनाई गई ये पहली मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा सी, शोएब मलिक। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज शोएब मलिक ने T20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। वे इस प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं। मलिक T20 में 10,000 रन का आंकड़ा
पार करने वाले दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले बल्लेबाज हैं। उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल टी20 लीग में 44 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली और टी20 में 10,000 रन पूरा किया। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो इसका सही जवाब होगा सी, 100 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2020 को एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया। विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता के तौर पर जाना जाता है। यह सिक्का उनकी जन्म शताब्दी पर जारी किया गया है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि विजया राजे सिंधिया देश की आज़ादी के पहले और उसके बाद भी भारतीय राजनीति का अहम हिस्सा रही हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब होगा ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है। राज्य सरकार ने योजना के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार 43.32 लाख सरकारी स्कूली छात्रों को स्कूल किट प्रदान करेगी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु कितने हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा बी, 73,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। नए प्रस्तावों के तहत मांग में वृद्धि के लिए एलटीसी अवकाश यात्रा रियायत जिसे कहा जाता है, बाउचर और फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त 37,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी 2018-21 ब्लॉक अवधि के लिए 10 दिन की छुट्टी के बदले नकद भुगतान किया जाएगा। पात्रता के अनुसार यात्रा किराया भी दिया जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा सी, 8 या 8। इसके बाद भारत के 8 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। इसमें गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा समेत 5 राज्यों के तट शामिल हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन 50 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ब्लू फ्लैग दर्जे वाले स्वच्छ समुद्री तट मौजूद हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस टेनिस स्टार ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीत लिया है? तो इसका सही जवाब होगा ए, राफेल नडाल। राफेल नडाल ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में मात देकर अपना 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता। इस खिताबी जीत के साथ नडाल ने स्विट्जरलैंड में के रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। इससे पहले मेन सिंगल में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड रोजर फेडरर के नाम था। अब दोनों बराबरी पर पहुंच गए हैं, राफेल नडाल और रोजर फेडरर, जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा साप्ताहिक करंट अफेयर का वीडियो, जिसे हम यहीं पास समाप्त करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे और आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आगे आपके लिए अच्छे से भी अच्छा करने में प्रयासरत रहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमें अपना कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।